अच्छा ख्याति, आपने अपना स्पीच थेरेपी या ऑडियोलॉजी कोर्स कहाँ से किया है? मैंने अपना स्पीच थेरेपी एंड ऑडियोलॉजी कोर्स पहले मैंने बैचलर्स अपना शिवशा मेडिकल कॉलेज सुरेंद्र नगर से किया है। फिर मुझे मास्टर्स में एडमिशन मिला AYJ अलियावर जंग मुंबई, तो मैंने मेरा मास्टर्स उधर से कंप्लीट किया है। तो आज हम ख्याति से पूछेंगे कि स्पीच थेरेपी जो हमारे सेंटर्स में कराती है, एप्पल स्पीच एंड हियरिंग सेंटर में, और यहाँ पे इनको किस तरह का एक्सपीरियंस मिला। इनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है स्पीच थेरेपी में, जैसे बहुत सारे कॉक्लियर इम्प्लांट बच्चों को, बिहेवियरल प्रॉब्लम वाले बच्चों को, बड़े में जिनको वॉइस का प्रॉब्लम है, जिनको किसी भी तरह का स्पीच लैंग्वेज और वॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको बहुत ही अच्छे से पहले एसेस किया जाता है। एसेस करने के बाद उसका प्लान बनाया जाता है और उसके बाद उसकी थेरेपी दी जाती है। तो ख्याति से आज हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं कि जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनका कैसे करके उनको किस किस तरह का प्रॉब्लम होता है और कैसे करके उसको थेरेपी दी जाती है और उनका इम्प्रूवमेंट कैसा रहता है। और आज के सिनेरियो में हमने देखा है कि बहुत सारे क्लिनिक में जो कि स्पेशल एजुकेटर थेरेपी कराते हैं, और कुछ लोग बहुत जगह नॉन प्रोफेशनल लोग भी थेरेपी कराते हैं जिनको किसी भी तरह का थेरेपी का नॉलेज नहीं होता है। लेकिन हमने अपने सेंटर्स को ऐसे रखा है जिसमें कि हर एक तरह का नॉलेज हो, और अगर बच्चों में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसको टैकल करें और अच्छे से अच्छा स्पीच थेरेपी दिया जाए। तो ख्याति, मेरे को ऐसा पूछना है, जब नए बच्चे हमारे पास आते हैं स्पीच थेरेपी के लिए, तो आपको क्या लगता है कि जैसे जो बच्चे आते हैं उनको जब हम स्पीच थेरेपी देते हैं और हमारा अप्रोच ऐसा रहता है कि पेरेंट्स भी सीख के जाएं, तो क्या पेरेंट्स लोग सीख के जाते हैं और वो अपने नेक्स्ट विजिट तक में अपने गोल को पूरा करके आते हैं, या आपको उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, या उसके लिए आप किसी तरह का जो अप्रोच है वो लेती हैं ताकि वो लोग अपने थेरेपी पार्ट को पूरा करके आएँ और फिर नए तरीके से दूसरे चीज़ सीखें दूसरे सेशन में? जैसे कि आपने बताया सर कि कुछ बच्चों को बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो दिक्कत उस बच्चों में आती है क्योंकि उस बच्चे में ऑडिटरी अटेंशन कम होता है, जॉइंट अटेंशन का प्रॉब्लम रहता है, उनका जो टर्न टेकिंग स्किल है वो अभी तक आया नहीं होता है। तो सबसे पहले इम्प्लांट के बाद जो ऑडिटरी अटेंशन है वो बहुत ज़रूरी है। ऑडिटरी अटेंशन मीन्स सुन के उसको समझना, सुनने में ध्यान देना। तो सुनने में बच्चा ध्यान देगा तभी बोलने में सीखेगा। तो जो नए बच्चे आते हैं जिनको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको ऑडिटरी अटेंशन लाने में थोड़ा बहुत दिक्कत रहता है और उनके लिए थोड़े बहुत अप्रोच हमें अलग लगाने पड़ते हैं। जैसे कि मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ करना पड़ता है, जिससे बच्चा अलग अलग तरीके से अपना अटेंशन ग्रैब करके उस ऑडिटरी अटेंशन पे फोकस करके बोलने का सीखे। तो उस बच्चे का गोल थोड़ा अलग रहता है और थोड़ा पेरेंट्स को भी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है और अलग से मैं जो बताऊँ उसके बारे में उनको करना पड़ता है। बट जिन बच्चों को बिहेवियरल इश्यूज़ नहीं है, जो नॉर्मली सब कर पा रहे हैं, जिनका अटेंशन अच्छा है, फोकस अच्छे से कर पा रहे हैं, जो विजुअल क्यूज़ के साथ साथ ऑडिटरी क्यूज़ को भी अपना अच्छे से पकड़ रहे हैं, जो भी गोल्स मैंने सेट किए हैं वो 1 वीक में कंप्लीट कर रहे हैं, वो बच्चों को ज़्यादातर दिक्कत आती नहीं है। बट मेनली देखा गया है कि जिनको हियरिंग का इश्यू होता है, 80% चाइल्ड में बिहेवियरल इश्यू देखने को मिला है। तो मोस्ट ऑफ द चाइल्ड स्पीच थेरेपी के साथ साथ एडिशनल ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी स्टार्ट करवाना पड़ सकता है। ओके, मेरा दूसरा क्वेश्चन इस सिनेरियो में है, जैसे कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जो स्पीच थेरेपी है कंसेप्ट को समझ नहीं पाते हैं, ऐसे जगह चले जाते हैं जिनको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है और वहाँ पे स्पीच थेरेपी करा रहे होते हैं। जब आपके पास उस तरह के बच्चे आते हैं तो नॉन एक्सपीरियंस सेंटर से जब आप आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपने इतना इसमें डीप स्टडी किया है, तो आपको वहाँ पे किस तरह का प्रॉब्लम फेस करना होता है? क्या पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, उनको पहले अच्छा लग रहा होता है, अभी अच्छा लग रहा होता है, या क्या डिफरेंस आपको फील होता है उन तरह के जो बच्चे आते हैं जिनको कि नॉन एक्सपीरियंस या जस्ट कोई ऐसे लोगों ने थेरेपी लिया है जिनको उस बारे में नॉलेज नहीं था? हाँ, ऐसे बच्चे मेरे पास आए हैं सर।
ऐसे बच्चों को क्या होता है कि पेरेंट काउंसलिंग, बच्चों का सबसे पहले रोल नहीं आता, सबसे पहले पेरेंट्स का रोल आता है। तो गाइडेंस अच्छे से नहीं मिला होता, काउंसलिंग अच्छे से नहीं की जाती, तो सबसे पहले स्पीच पे फोकस करते हैं, जैसे कि क बोलो, त बोलो, पापा बोलो। बट वो क त 1 2 3 बोलना ज़रूरी नहीं है। बच्चे को भाषा का समझना ज़रूरी है कि मम्मा है, ये मम्मा का आवाज़ है, मम्मा से पूछना है कि मम्मा ये मुझे दे दो। तो वो जो काउंसलिंग पार्ट ऑफ व्यू जो लैक हो रहा है कि आफ्टर इम्प्लांटेशन बच्चे के साथ बात करना है, उनको भाषा का नॉलेज देना है। तो ऐसे कई पेरेंट्स आए हैं जो मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं कि अभी तक 6 महीने हो गए, मेरा बच्चा बोलता नहीं है। कभी कोई ऐसे भी पेरेंट्स आए जो मेरे सामने रो जाते हैं कि मैंने तो ऐसा करवाया ही नहीं है, मेरे बच्चे को ऐसा करवा सकती हूँ तो बोलेगा। तो जो टेक्निक्स उन्होंने कभी यूज़ ही नहीं किए, उनको पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा सुनता हुआ है तो मुझे ऐसे उनसे बात करना है और ऐसे बोलता हुआ होगा। तो उस बारे में मैंने कई पेरेंट्स को देखा है कि उनको अच्छे से काउंसलिंग नहीं मिला होता। तो मेरे साथ आके जो मैं टेक्निक्स बताती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, स्टेप बाय स्टेप वर्क करती हूँ स्पीच थेरेपी में, तो उनको इम्प्रूवमेंट मिलता है और वो काफ़ी खुश होते हैं। मेरे को थोड़ा सा अगर किसी पेरेंट्स को बताना, जैसे बच्चे छोटे होते हैं, बोलना सीख रहे होते हैं, लिखना पढ़ना भी थोड़ा बहुत सीख रहे होते हैं, तो अगर उनमें मैं साइंटिफिक वे में बोलूँ और उनको अगर आपको लेमैन टर्म में समझाना हो, जैसे फोनीम्स का नॉलेज, प्रैग्मेटिक्स का नॉलेज, ये सब लैंग्वेज डेवलपमेंट में या भाषा के डेवलपमेंट में कितना इसका रोल है, फोनीम्स का या फोनोलॉजी का या प्रैग्मेटिक्स का? भाषा के रोल में जैसे कि बच्चा छोटा होता है तो पहले साउंड्स पे सीखता है, डिफरेंट साउंड्स को पहचानता है, साउंड्स के बाद वो वर्ड लेवल पे जाता है। जैसे कि बाइसिलेबल होते हैं, पापा 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 ऐसा बोलना चालू करता है। तो धीमे धीमे जो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसके अलग अलग स्टेजेस में बच्चा प्रोसेस करता है। तो अलग अलग प्रोसेसिंग स्टेज में हम पेरेंट्स को कैसे गाइडेंस देंगे कि उनका बच्चा सेंटेंस लेवल तक आ जाए। तो उनका अलग अलग स्किल्स है। प्रैग्मेटिक स्किल्स में जैसे कि बताया कि बच्चे को सोशली इंटरेक्ट कैसे करना है, तो वो बच्चे को जैसे थेरेपी चलती है वैसे वैसे पता चलता है कि मुझे इनसे कैसे बात करना है, मुझे इस तरह पे सिचुएशन में है तो मुझे कैसे बैठना है, कैसे बात करना है। तो वो भी एक थेरेपी का पार्ट है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे बहुत दूर से आते हैं या बहुत पेरेंट्स के लिए इतना फिजिबल नहीं है कि वो एक एक्स्ट्रा बर्डन के साथ, जैसे स्कूल जाते हैं बच्चे, उनको टेक केयर करना पड़ता है, घर में मान लेते हैं कोई उनके बीमार पेरेंट्स हैं या ज़्यादा एज वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा अहमदाबाद में होती है गर्मियों के सीज़न में, तो लेके आना उतना सुरक्षित नहीं होता है उनके लिए। तो या जो लोग बहुत दूर रहते हैं उनके लिए एक स्पीच थेरेपी सॉल्यूशन कितना काम करेगा? अगर वो ऑनलाइन दे तो कितना काम करेगा, ऑनलाइन नहीं दे तो कितना काम करेगा? एक्चुअली जो पेरेंट्स आ नहीं सकते डिफरेंट सिचुएशंस की वजह से, तो एक्चुअली थेरेपी ना दे, उससे अच्छा ऑनलाइन सेशन अटेंड करे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो मैं एज अ स्पीच थेरेपिस्ट उनको गाइडेंस दे सकूं कि आप आगे क्या करवा सकते हो। तो थेरेपी ना लेने के अलावा आप थेरेपी ऑनलाइन लो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप महीने में 2-3 बार ऑनलाइन थेरेपी लो और 2-3 महीने के बाद मुझे एक बार ऑफलाइन आके मिल लो, तो वो उससे मुझे प्रोग्रेस भी पता चलेगा कि बच्चे का फेस टू फेस प्रोग्रेस भी पता चलेगा कि आपने घर पे कितना करवाया है और आगे मैं क्या दे सकती हूँ। तो ऐसे करके आप ऑनलाइन थेरेपी लेना ज़रूरी लगता है मुझे, तो बच्चे का प्रोग्रेस मेंटेन रहे। बहुत ही अच्छा। एक क्वेश्चन और था, जैसे कि मान लेते हैं पेरेंट्स आते हैं स्पीच थेरेपी के लिए, स्पीच थेरेपी सेशन में, तो हम लोग बच्चे को तो स्पीच थेरेपी देते हैं उनको, और जैसे वो सिर्फ सप्ताह में 1 या 2 बार आते हैं, पूरे दिन तो उनके घर के साथ ही रहते हैं। तो आपका क्या ऐसा अप्रोच है जिससे कि वो बच्चा जब थेरेपी लेता है और थेरेपी स्टार्ट करता है तो उनके होमली इन्वायरमेंट में क्या चेंजेज आप सजेस्ट करते हैं उनको, या कुछ सजेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या पेरेंट्स को जैसे बोलते हैं कि बच्चे को स्पीच थेरेपी करा रहे हैं और साथ में पेरेंट्स की भी स्पीच थेरेपी होती है,
ताकि वो पूरे घर के इन्वायरमेंट को चेंज करें, ताकि वो बच्चे के लायक बनाए, वो समझे, बोले उस तरह से। तो ऐसा कुछ होता है या इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा नेचुरली सीखता है। हर एक बच्चे को हम फोर्सफुली नहीं सिखा सकते, तो हम कैसे बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट में सिखाएंगे? हम जब पैदा हुए थे, हमारे पेरेंट्स के साथ हम जब बातचीत करते थे, तो हम नेचुरली सीखे हैं। हमारा जो बोलना है वो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट में हम बोलना सीखे हैं, हमें किसी ने पकड़ के सिखाया नहीं है। तो जो कोक्लियर इम्प्लांट बच्चे हैं वो भी अभी नॉर्मली ही सुन रहे हैं, तो हमें एज ए नॉर्मल चाइल्ड उनके साथ ट्रीट करना है। जैसे हम बोलना सीखे हैं वैसे ही उनके साथ हमें बातचीत करके उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में हमें सिखाना है। जैसे कि हमें उनसे बात करनी है, कौन सा आवाज़ कहाँ से आ रहा है, ये आवाज़ उसका है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में हमें उनको कैसे सिखाना है। घर पे अलग अलग सेटिंग्स होते हैं, जैसे कि टीवी ऑन ऑफ कर दिया, तो बच्चे को पता चलना चाहिए कि मम्मा ने जब टीवी ऑन किया है तो उसका आवाज़ आ रहा है। तो जो एक्सप्रेशन उनको देना है, जो उनको बताना है कि देखो टीवी ऑन होता है तो आवाज़ आता है, तो वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट हुआ बच्चे को सीखने के। जैसे कि मम्मी ने टीवी ऑन किया तो उसमें से आवाज़ आई, तो बच्चे को आइडिया आएगा कि हाँ, तो वो नेचुरली सीख रहा है, उसको कोई फोर्सफुली नहीं सिखा रहा है। जैसे कि लिंग्विस्टिक साउंड्स हम सिखाते हैं, आ, ई, उ, श और स, तो वो बच्चा छोटा होता है तो उसको हम बैठ के नहीं सिखा सकते। तो जैसे कि मुझे उसको आ सिखाना है, तो मैंने एक एरोप्लेन टॉय ले लिया और उससे उसको आ सिखा दिया, तो वो नेचुरली मैंने सिखाया। जैसे कि कोई सो रहा है और मैंने उसको सिखाना है श ऐसे करके धीमे बात करो, तो वो नेचुरली मैंने सिखाया। तो ऐसे अप्रोच यूज़ करके हम उनको नेचुरली स्पीच थेरेपी दे सकते हैं। जैसे कि बच्चे को कोई फोर्सफुली भी नहीं सिखाएगा और वो हमारे जैसे नेचुरली बोलना सीखेगा। ओके, थैंक यू ख्याति इतना नॉलेज देने के लिए। हो सकता है हमारे जो सुनने वाले हैं इस वीडियो को, उनको इसको देख के मोटिवेशन मिलेगा और उनको पता चलना चाहिए कि एक एक्सपीरियंस्ड और जो नॉलेजेबल हैं और जो सर्टिफाइड स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं उनसे ही थेरेपी ली जाए, ताकि रॉन्ग डायरेक्शन में उनकी स्पीच थेरेपी ना हो और इससे ओवरऑल डेवलपमेंट में काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। थैंक यू व्यूअर्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू क्या